दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुद्दा बहुत गंभीर है और गंभीर इसलिए है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ मेक इन इंडिया का जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है, दोनों पर चोट पहुंचती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि भारत के जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल अनिल चौहान, उन्होंने अभी एक वक्तव्य दिया। उन्होंने ये कहा कि भारत में जब हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिफेंस सर्विसेज के लिए शुरू किया, प्राइवेट सेक्टर को हमने ये कहा कि आप सप्लाई दीजिए, हम चाहते हैं कि भारत की कंपनियां मेक इन इंडिया करें और डिफेंस फोर्सेस को सप्लाई करें। तो भारत की कुछ कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने विदेशी माल लिया, दिखाया कि ये मेक इन इंडिया है और मिलिट्री को सप्लाई किया। अब सवाल इस बात का है कि वो जो कंपोनेंट आ रहे हैं, क्या उनके स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे? कहीं उसके अंदर कोई बग तो नहीं है जो भारत की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अगर वो कंपोनेंट अलग-अलग जगह पे लोकेट किए जाते हैं भारत की सीमाओं पर, तो क्या दुश्मन को उसकी जानकारी नहीं मिलेगी कि कौन सी चीज कहां लोकेटेड है? इसके अलावा क्योंकि इन कंपनियों के पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये टेंडर लेने के लिए बड़े-बड़े वादे करते हैं, L1 प्राइस भी कोट कर देंगे और उसके बाद सप्लाई भी नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण रूप से पैसा कमाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक धोखाधड़ी है। ये मुद्दा बहुत सीरियस है दोस्तों। ऐसा आपकी कंपनियों में भी हो सकता है कि जो आपके सप्लायर हैं, आप भी चाहते होंगे अपनी कंपनियों में मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें, अपने ऑफिसेज में, अपनी फैक्ट्रीज में, अपने बाकी रिक्वायरमेंट्स को लेकर आप भी चाहते हैं कि मेक इन इंडिया आगे बढ़े। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके सप्लायर्स आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहे? आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से है, इसलिए यह मुद्दा बहुत गंभीर है। मैंने अपने अनुभव के हिसाब से, क्योंकि जब मैं भी कंपनियां चलाता था, प्रोक्योरमेंट करता था, तो मेक इन इंडिया पे मेरा भी पूरा फोकस रहता था और मैं किस तरह से इन चीजों को अपने लेवल पे मैनेज करता था, वो मैं आज आपको बताने वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फुल प्रूफ है या इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं तो हमें चर्चा की शुरुआत करनी होगी। और आज की चर्चा का विषय यही है कि हम अपने अनुभव से ऐसा क्या सिस्टम बनाएं जो मेक इन इंडिया को मजबूत करे, भारत की सुरक्षा पे कोई आंच ना आए और इस तरह के जो फ्रॉड सप्लायर्स हैं, अब इनको सिस्टम से बाहर कर सके। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, ये मैंने जो चिट्ठी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लिखी है और आज ही लिखी है, मेरे अनुभव के हिसाब से वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। हो सकता है इसमें बहुत सारे अनुभव आपको अपनी कंपनियों में भी काम आ जाए। आपके सामने ये चिट्ठी है, अगर आप ध्यान से देखें, 17/11 की चिट्ठी है और मैंने ये एड्रेस करी है राजनाथ सिंह जी को। Urgent need for component level transparency in defense procurement in light of recent statement of Chief of Defense Staff। अब ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब इनमें मैंने किन बातों को रेज किया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से मुद्दा है। मैं कोई सिक्योरिटी एजेंसीज में काम नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी नहीं है, इसलिए इस चिट्ठी को छुपाने का भी कोई औचित्य बनता नहीं है। इसीलिए आप सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, ताकि हम मिलकर अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके तो वो सराहनीय होगा। दोस्तों जैसा मैंने कहा कि सीडीएस ने ये कहा कि भाई, जो नेशनल मीडिया में कहा गया कि इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स आर सिस्टम्स आर बीइंग प्रोजेक्टेड एज इंडिजिनस। माल विदेशी है, ऊपर आपने डब्बा लगा दिया, स्टिकर लगा दिया मेक इन इंडिया और आर्मी को सप्लाई कर दिया, डिफेंस फोर्सेस को सप्लाई कर दिया। क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? उसके कारण है जिसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ उनका यह कहना है कि अगर इस तरह के काम करेगी भारत की कंपनियां तो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है। ये आप किसी एफएमसीजी कंपनी को नहीं दे रहे हैं, या किसी तेल बनाने वाली कंपनी को नहीं दे रहे हैं, कोई साबुन बनाने वाली कंपनी को आप मशीनें नहीं दे रहे हैं, आप डिफेंस को दे रहे हैं। और उसके अंदर अगर चीजों में कॉम्प्रोमाइज होता है, या हमारे पास कोई भी ऐसी जानकारी हो जो विदेश चली जाए, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के समय में चीजें मूव करती हैं
और अगर दुश्मन उनको ट्रैक करके हमारे मूवमेंट को अपने तरफ से देख सकता हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और ऐसा हमने देखा भी है कि डिफेंस में क्यों ये जानकारियां सीक्रेट रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इंपोर्टेड आइटम है उनको मेक इन इंडिया करके जो ऑपरेशनल रेडीनेस है, सप्लाई चेन डिपेंडेंस, इन्फ्लेटेड प्रोक्योरमेंट कॉस्ट डिस्टॉर्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत। सीडीएस का कहना यह है कि हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, डिफेंस में भी यही हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं या धोखाधड़ी कर रहे हैं। इनको सख्ती से निपटना होगा, इन चीजों को हम लाइटली नहीं ले सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह दोस्तों कि जो अंदर का सिस्टम है डिफेंस प्रोक्योरमेंट का, वो भी इस बात को पूरी तरह से देखे और दबाव में आकर कॉम्प्रोमाइज ना करे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जितना मार्जिन है, आपको पता है कि बहुत तरह के लालच प्रलोभन दिए जा सकते हैं। It also weakens India's defense industrial base and creates compliance challenges for procurement agencies and uniform services. ये मैंने सीएम अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब को लिखा है। तो इसके लिए मैंने कहा है कि साहब हमें कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए। अगर आपके प्रोक्योरमेंट सिस्टम में है तो ऐसी धोखाधड़ी होनी नहीं चाहिए थी, और या नहीं है तो आप इनको इंट्रोड्यूस करिए, और अगर वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो उनको एनफोर्स करिए। अब सवाल इस बात का है कि हमको करना क्या है। मैं 3 चीजों पे आपके सामने कुछ मुद्दे रख रहा हूं। तो ये चिट्ठी मेरी तरफ से है, आपके माध्यम से मैं देश की जनता के सामने रख रहा हूं। पहला, चेंजेस रिक्वायर्ड इन टेंडरिंग प्रोसेस। अगर मेरे को यह जिम्मेवारी दी जाए दोस्तों कि आपको टेंडर बनाना है प्रोक्योरमेंट का, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आर्मी डिसाइड करे, मैं उसमें नहीं जा रहा। जो कमर्शियल या लीगल पार्ट है जिसमें मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, वहां मैं क्या बदलाव करूंगा ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले प्री टेंडर रिक्वायरमेंट्स, मैं 3 चीजों को डिफाइन करूंगा। इंडिजिनस मींस मेक इन इंडिया, इंपोर्टेड, लेकिन बहुत बार क्या होता है इंपोर्टेड है असेंबल्ड इन इंडिया। असेंबल्ड इन इंडिया की कैटेगरी को हमको स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि अगर मैं असेंबल इंडिया में कर रहा हूं तो उसको मैं मेक इन इंडिया नहीं कह सकता। इस डिफरेंशिएशन को समझना बहुत जरूरी है। मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ कंपोनेंट लेवल डिस्क्लोजर। मान लीजिए कि आपने कोई रडार सिस्टम दिया, कोई स्कैनिंग सिस्टम दिया, कोई भी सिंपल सिस्टम दिया, उसके अंदर 10 चीजें हो सकती हैं। उसमें कन्वेयर हो सकता है, उसमें रेडिएशन सिस्टम हो सकता है, उसमें मॉनिटरिंग हो सकता है, उसमें जो सर्किट बोर्ड्स हैं वो हो सकते हैं, उसके मॉनिटर हो सकते हैं, उसमें सेंसर्स हो सकते हैं, उसका बॉडी फ्रेम हो सकता है। मान लीजिए 5 चीजें हैं, उसमें से 3 चीजें आपने बनाई इंडिया में, जैसे आउटर फ्रेम बना दिया, कन्वेयर बना दिया, और कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन आपने लोकल ले लिया मान लीजिए। लेकिन जो उसका क्रिटिकल रेडिएशन कंपोनेंट है या स्कैनिंग कंपोनेंट है या जो सेंसर्स हैं वो विदेशी हैं। क्या ये पता नहीं लगना चाहिए? सिर्फ आपने डब्बा बना दिया, लेकिन जो उसके क्रिटिकल कंपोनेंट हैं वो सब विदेशी हैं। कल को वो मशीन खराब हो जाती है, उसका स्पेयर चाहिए, कहां से आएगा? अगर मान लीजिए सप्लायर बंद हो जाता है, या उसको चाइना ने एक्वायर कर लिया, या वो उसको अमेरिका ने कहा कि आप भारत को नहीं दोगे, तो जितनी मशीनें आपने खरीदी, जैसे जैसे वो खराब होती जाएंगी वो बेकार होती जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर। रिक्वायरमेंट दैट सप्लायर अपलोड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट बिड सबमिशन स्टेज। ये ओरिजिनल एविडेंस डॉक्यूमेंट जरूरी है। आपने इंपोर्ट किया तो इनवॉइस बताइए, किस तारीख को इंपोर्ट किया वो बताइए। ट्रांसपेरेंसी विद इन डिफेंस सिस्टम बहुत जरूरी है। वो जरूरी नहीं है कि आप उसको पूरे देश को दिखाएं, लेकिन जो विद इन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, उनके पास ये जानकारी होना जरूरी है कि आफ्टर ऑल आपने सामान खरीदा कहां से। जब तक वो जानकारी नहीं होगी तब तक मुश्किल है। उसके अलावा फोटोग्राफ ऑफ द फैक्ट्री एंड वीडियो फिल्म ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, रिसर्च फैसिलिटी एंड स्टोरेज फैसिलिटी, ये बहुत जरूरी है। जब आपके पास रिसर्च फैसिलिटी है ही नहीं और आप कह रहे हो मेक इन इंडिया, कहां से हो गया? आपने मेक इन इंडिया सप्लाई तो किया, आपके पास क्वालिटी कंट्रोल लैब ही नहीं है, आपने टेस्ट कैसे किया? आप सिर्फ इंपोर्टेड लाए, उस पर आपने स्टिकर चिपका दिया, कह दिया मेक इन इंडिया, क्या ये चलेगा? जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, मशीनें नहीं है, मान लीजिए उसके लिए मोल्डिंग मशीन चाहिए, या वेल्डिंग मशीन चाहिए, या बेंडिंग मशीन चाहिए, कुछ तो चाहिए होगा। या आप कहोगे सब कुछ आउटसोर्स हो गया, तो सब कुछ आउटसोर्स हो गया तो फिर आपकी काबिलियत क्या है?
और अगर सब कुछ आउटसोर्स हो गया तो क्या आईपीआर आपका है? वो भी आपका नहीं है, तो फिर आप हो क्या? इसका मतलब आप जो डिफेंस को दे रहे हो स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है, मतलब सब कुछ आपने बाहर से खरीदा, स्क्रू ड्राइवर से जोड़ा, आपने दे दिया। तो फिर आप कैसे उसके लिए दावेदार हो गए कि ये टेक्नोलॉजी आपकी है? ये तो फिर कल को कोई भी कॉपी करके कहीं से भी दे सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। रिवाइज टेंडर स्ट्रक्चर, एक्सपेंड टेक्निकल बिड सेक्शन विद द कंपोनेंट ओरिजिन कंप्लायंस शीट। अभी क्या होता है, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कंपोनेंट ओरिजिन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। और वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होंगे, बिल ऑफ एंट्री, कंट्री ऑफ ओरिजिन, इंडियन सप्लायर, जीएसटी, आपने भारत से लिया तो जीएसटी सप्लायर, कहीं से आपने फैब्रिकेट करा है तो उस पार्टी का जीएसटी, उसका बिल आपको सबमिट करना होगा। प्री क्वालिफाइड फिल्टर बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एंड पास्ट वायलेशंस, ये भी आपको मेंशन करना होगा कि कहीं आपने इस तरह का घटनाक्रम पहले तो नहीं किया। और फिर इंटीग्रेटेड वेरिफिकेशन बिफोर ओपनिंग फाइनेंशियल बिड्स, टेक्निकल वेरिफिकेशन कमेटी का रिव्यू आना चाहिए, लोकल कंटेंट वेरिफिकेशन कमेटी का रिव्यू आना चाहिए, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन बिफोर प्राइस बिड ओपनिंग। इसका मतलब यह है कि पहले तो आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और फिर उसकी सप्लाई की क्रेडिबिलिटी अगर ये नहीं है तो ऐसे सप्लायर्स को आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो फ्रॉड ही होगा। आप ले भी लेंगे तो अल्टीमेटली आपका ही नुकसान होगा। तो बेहतर है ऐसे सप्लायर्स को आप छोड़ दें और जो कंप्लायंस पूरी करते हो उन तक जाएं। इसीलिए डिक्लेरेशन फ्रॉम द सेलर क्या लेना बहुत जरूरी होगा। डिक्लेरेशन ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन, फाइनल प्रोडक्ट जो भी आप ले रहे हैं वहां कौन सा एड्रेस है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज क्या है, ओईएम डिटेल्स क्या है। क्योंकि कल को हो सकता है कि वो कंपनी किसी और देश की खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई हो, उसके कुछ और ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे हो जो हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज के पास हो, हम उससे डील नहीं करना चाहते हो। ये बहुत मुद्दा है, क्योंकि टेलीकॉम में हमने ये देखा, बाकी जो सीसीटीवी कैमरे की कंपनियां हमने उनको देखा, तो बहुत सारी जगह पे ऐसी कंपनियों को सरकारें ब्लैकलिस्ट कर देती हैं। ऐसा ना हो कि सरकार ने तो ब्लैकलिस्ट कर दिया प्रोक्योरमेंट के लिए, लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने वही कंपोनेंट खरीद के डिफेंस सप्लाई में अटैच करके दे दिए। तो जो कॉम्प्रोमाइज हम रोकना चाह रहे थे वो दूसरे रूट से कॉम्प्रोमाइज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। फिर कंपोनेंट लेवल ओरिजिन डिक्लेरेशन, कितने कंपोनेंट लगे, भारत में कितने बने, कितने इंपोर्टेड हुए, वैल्यू कितना हुआ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ ईच इंपोर्ट कंपोनेंट। और ये मैंने एक टेबल बनाई है कि आप नंबर ऑफ कंपोनेंट, मान लीजिए उसमें 100 कंपोनेंट है, नट बोल्ट जो भी है, आप उसमें लिखिए कितने हैं। फिर आप बताइए कि उनकी वैल्यू क्या थी और उसमें से कितने इंपोर्टेड थे। क्योंकि अगर आप नट बोल्ट लिखेंगे तो आपको लिखना होगा 10 रुपए, लेकिन अगर आप सेंसर ले रहे हैं तो हो सकता है वो 10,000 का हो या 10 लाख का हो। तो 10 रुपए आप ये तो कह देंगे वैल्यू वाइज कि साहब वो 20 में से हमने 21 कंपोनेंट इंडियन थे, और हो सकता है सिर्फ स्क्रू ही हो या छोटे मोटे वेल्डिंग पार्ट्स हो या फ्लैंजेस हो। लेकिन जो क्रिटिकल कंपोनेंट है, इस सारी की वैल्यू जब हम उसको वहां देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि साहब अगर 1 लाख का प्रोडक्ट है, कहने को तो 21 प्रोडक्ट या 20 प्रोडक्ट हिंदुस्तान में लगाए गए, उनकी कीमत तो मात्र 5-10 हजार रुपए थी, 90,000 रुपए का कंपोनेंट तो इंपोर्टेड था और वो एक ही था और वही क्रिटिकल था, बाकी तो सब डब्बे थे। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए लोकल कंटेंट सर्टिफिकेशन जो भारत सरकार का है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, उस फॉर्मूले के हिसाब से होगा। नो मिसरिप्रेजेंटेशन अंडरटेकिंग, नो रीलेबलिंग ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स अलाउड। आप इंपोर्टेड लगा रहे हो तो आप वैसे ही लगाइए, आप उसको रीलेबलिंग मत करिए, क्योंकि उस प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर दोस्तों मॉडल नंबर होता है, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, सब कुछ होता है। जब आप उसको मेक इन इंडिया करते हो, बहुत सारे क्रिटिकल पैरामीटर्स आप उसको डिलीट कर देते हो या सप्रेस कर देते हो या इरेज कर देते हो। ये नहीं होना चाहिए। इंपोर्टेड है वहां दिखना चाहिए कि ये इंपोर्टेड है, उस पर रीलेबलिंग सरकार को नहीं करनी चाहिए, करवानी चाहिए। नो फॉल्स लोकल कंटेंट क्लेम एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशंस, ब्लैकलिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन एंड क्रिमिनल लायबिलिटी, धोखाधड़ी का केस होना चाहिए। इसके अलावा जो सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन देना चाहिए कहाँ की फैक्ट्री है, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट क्या है और सैंपल इवैल्यूएशन जो आपने किया उस वेंडर से उसकी रिपोर्ट, एंड डिक्लेरेशन होना चाहिए कि मैंने कोई भी काम गलत नहीं किया है, अदरवाइज अगर मेरे को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है तो मैं ऐतराज नहीं करूंगा। इससे लोग डरेंगे।
इसके अलावा नो मिसरिप्रेजेंटेशन डिक्लेरेशन, वी सर्टिफाइड दैट नो इंपोर्टेड प्रोडक्ट इज पास्ड ओवरसीज मेड इन इंडिया। ये डिक्लेरेशन लेना जरूरी है ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए। बाद में अगर पता लगता है तो इंपोर्टेड था, ये रॉन्ग डिक्लेरेशन अपने आप में एक एविडेंस माना जाएगा। एज ए लॉयर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने जानबूझ के धोखा दिया, क्योंकि आपको पता था यह इंपोर्टेड है, आपने उसको लोकल करके सप्लाई किया, ये जानबूझ के किया गया धोखा है। अब आपके पास कोई डिफेंस नहीं रहेगा, क्योंकि यहां आपकी इंटेंशन, नियत समझ में आ जाती है। सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी, ऑल रिकॉर्ड, सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर वेरिफिकेशन बाय इंस्पेक्शन टीम, ये सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए डिफेंस इवैल्यूएशन कमेटी को। डिस्क्लोजर ऑफ अल्टरनेट सप्लाई, ये मैंडेटरी होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एक सेंसर लिया किसी कंपनी से, कल वो कंपनी दिवालिया हो गई, बिक गई, बंद हो गई, उसने वो प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया। हमने तो आपसे 100 कंपोनेंट ले लिए या 100 डिटेक्टर्स ले लिए। अब पता लगा कि उसका सेंसर ही काम नहीं कर रहा है, अब पता लगा वो कंपनी ही बंद हो गई। तो हमने अगर मान लीजिए उस पूरे सिस्टम पे 2, 4, 5 हजार करोड़ रुपए लगा दिए, अब वो क्या सारा बेकार जाएगा? तो ये भी उस वेंडर को बताना चाहिए कि अल्टरनेट सोर्स कौन होगा। अगर मान लीजिए ये कंपनी बंद हो जाती है तो अल्टरनेट सोर्स आपने कोई देखा है, या ऑल एग्स इन वन बास्केट का कॉन्सेप्ट हम करेंगे? अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है, वेंडर सप्लाई चेन मजबूत होता है, क्रेडिबिलिटी ऑन सिस्टम्स इंप्रूव होता है। एंड मैंडेटरी वैल्यू एडिशन सर्टिफिकेट चार्टर्ड इंजीनियर या इंडिपेंडेंट टेक्निकल ऑडिटर का लेना चाहिए। खुद सेल्फ डिक्लेरेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन मैंडेटरी हो जाता है। इसके लिए जो इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए डिपार्टमेंट के लिए, मैंने वो प्रपोज किया है। प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी, कंप्लीटनेस ऑफ सबमिटेड डिक्लेरेशन एंड डॉक्यूमेंट, इनिशियल प्रोसिबिलिटी चेक्स फॉर लोकल कंटेंट क्लेम। टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी हो जो ये सारी चीजें देखे, लोकल कंटेंट वेरिफिकेशन हो, जो मैंने आपके सामने लिखा कि वेरिफिकेशन, इनवॉइसेस, परसेंटेज ऑफ मिसमैच बिटवीन और इन्फ्लेटेड क्लेम्स, इसको भी वेरीफाई होना चाहिए। फिर कस्टम एंड थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने इंपोर्ट किया किसी कंपनी से, अब ये सारा डेटा तो भारत सरकार के कॉमर्स डिपार्टमेंट के पास है। डिफेंस मिनिस्ट्री को कॉमर्स मिनिस्ट्री से पूछना चाहिए कि क्या इस तरह का इनवॉइस या इस तरह का इंपोर्ट आया भारत में इस तारीख को, क्योंकि डीजीएफटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, कस्टम्स ऑफिशियल्स हैं, उनके पास सारा डेटा है। आपको पता लग जाएगा कि ये कहीं फैब्रिकेटेड बिल तो नहीं है, क्या वास्तव में ये उसी कंट्री से आया है, या आया है चाइना से, हम दिखा रहे हैं सिंगापुर से। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड यूज ऑफ सीरियल नंबर ऑथेंटिकेशन टूल एंड क्यूआर ट्रैकिंग, ये भी सरकार को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। पोस्ट अवार्ड वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन ऑफ डिलीवर्ड गुड्स, मैचिंग कंपोनेंट्स एंड वेरिफिकेशन, रैंडम सैंपलिंग एंड एनफोर्समेंट एक्शन फॉर मिसमैच एंड पेनल्टी फ्रेमवर्क, जैसा मैंने कहा, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन, आपको सुनवाई का मौका बाद में मिलेगा, लेकिन अभी आप साइड में हो जाइए, हम आपसे अलग से बात करेंगे। यू आर ट्राइंग टू चीट द नेशन, ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। ब्लैक लिस्टिंग, 5 साल तक आप उसको बंद कर दीजिए। जब उसकी पता लग जाएगा कि 5 साल तक वो धंधा नहीं कर पाएगा, उसकी कमाई रुक जाएगी, तो हो सकता है वो कमाई कम करने की कोशिश करे, लेकिन ईमानदारी से करे। लालच में आके देश की सुरक्षा के साथ धोखाधड़ी और कमाई हो, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन, फॉरफीचर ऑफ द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल एक्शन, ये धोखाधड़ी के कानून भी उसके खिलाफ लगने चाहिए, क्योंकि उसने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आजकल, वो है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हम लोग क्यों इंपोर्टेड कंपोनेंट्स खरीदते हैं? क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो पेटेंट या आईपीआर जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने आर&डी तो की नहीं, और की तो उतनी सक्षम नहीं है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है कि जिसके पास आईपीआर होता है उसकी अपनी कंडीशंस होती है। जैसा राफेल के मामले में खबर आई थी कि राफेल ने जो सोर्स कोड है वो देने से मना कर दिया, ताकि भारत की जो नई मिसाइल्स हैं वो उसके साथ कन्फिगर नहीं हो पा रही थी, और भारत को ये बहुत बड़ा धक्का लगा जब राफेल ने सोर्स कोड देने से मना किया। इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो इसको हम पहले ही अगर रोक लें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों का समाधान हो सकता है। अब जैसे कि ब्रह्मोस का सोर्स कोड हमारे पास है, तो हम जैसे चाहें उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। राफेल कंपनी कहती है हम नहीं करेंगे, हम आपको सोर्स कोड नहीं देंगे। इसका मतलब जब भी आपको कोई नई मिसाइल कॉन्फ़िगर करनी होगी,
आपको करोड़ों रुपए उस कंपनी को देने होंगे जस्ट टू डू द कैलिब्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मिसाइल सिस्टम, न्यू मिसाइल सिस्टम। ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, लेकिन लोग कहते हैं यही तो बिजनेस है। अगर एक्सप्लॉयटेशन ही बिजनेस है तो उसमें आईपीआर का रोल बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसमें भी हमें केयरफुल रहना होगा। तो पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? ओरिजिन ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, ओनरशिप ऑफ आईपीआर। आपने मशीनें तो दी, आपने कहा जी इंपोर्ट कर रहा हूं मैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो आईपीआर किसके पास, ये डिक्लेयर होना चाहिए। इंडियन कंपनी के पास है, आपने फैब्रिकेट कहीं और कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मटेरियल भी इंपोर्टेड है, आईपीआर भी इंपोर्टेड है, तो हम क्या करें उसका? हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ एज ए वेंडर देखेंगे। कल को चीज खराब हो गई, हम उसको खोल के रिपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आईपीआर में ये भी कंडीशन हो सकती है एग्रीमेंट में कि यू विल नॉट डू द मैन्युफैक्चरिंग और मॉडिफिकेशन और एनी चेंजेस विदाउट आवर कंसेंट और विदाउट अस। ये भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। लाइसेंसिंग राइट्स अवेलेबल टू इंडियन गवर्नमेंट है या नहीं? पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी राइजिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल्ड आईपीआर, जैसा मैंने आपको कहा राफेल का एग्जांपल। लीगल एक्सपोजर इन केस ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्टर टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस। आप वेंडर हैं, वो कंपनी आपको माल दे रही थी, उन्होंने आपको 100 प्रोडक्ट दे दी, भारत सरकार को चाहिए थे 500। 100 के बाद आपका उस पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, उसने कहा मैं आपके साथ डील नहीं करता। ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें। अब आप क्या करेंगे? वो 500 प्रोडक्ट आप बाकी कहां से लाएंगे? 100 आपने एक ले लिए, अब उसका पता नहीं कि उसकी मेंटेनेंस और सर्विसिंग कौन करेगा, और फिर बाकी 400 कौन देगा? मिसमैच, बहुत सारे ऑपरेटिंग इश्यूज खड़े हो जाते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तो डिक्लेरेशन ऑफ आईपीआर के लिए मैंने एक फॉर्मेट प्रपोज किया है कि आप टेक्नोलॉजी का नाम बताइए कि टेक्नोलॉजी पूरी है, सबसिस्टम है, एल्गोरिथम है या सॉफ्टवेयर है। टाइप ऑफ आईपीआर कौन सा है? पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रोप्राइटरी कोड उसका क्या है? कौन है ओनर? क्या फॉरेन ओन्ड है, डोमेस्टिक है? लाइसेंसिंग टाइप क्या है? एक्सक्लूसिव है, नॉन एक्सक्लूसिव है, रिस्ट्रिक्टेड है या ओईएम कंट्रोल है? ये हमें पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउज टू मॉडिफाई, रिपेयर, अपग्रेड विदाउट कंसेंट, यस और नो? ये बहुत जरूरी है। देन रिस्क इफ आईपीआर ओनर स्टॉप्स सपोर्ट और रिवोक लाइसेंस, उस स्थिति में क्या होगा? अगर ये डिक्लेरेशन ले लिए जाएं तो मुझे लगता है बहुत सारे जो इश्यूज हैं हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैंने ये कहा कि एडिशनल मैंडेटेड डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ प्रोप्राइटरी एलिमेंट्स यूज, राइट्स अवेलेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, और ये बिड में स्पेसिफाई होना चाहिए। क्या आर्म फोर्सेस रिपेयर कर पाएंगे या हर बार हमें वहां की मैकेनिक को बुलाना होगा? अगर ऐसा है तो मुश्किल है। अगर चाइनीज प्रोडक्ट है तो क्या आप चाइनीज इंजीनियर्स को भारत के बॉर्डर्स पे ले जाओगे, कैंटोनमेंट्स में ले जाओगे कि बैठ के यहाँ पे रिपेयर करो? क्या ये फिजिबल है? या उस मशीन को खींच के वापस हमें 500 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ेगा? उसकी कॉस्ट, उसका लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस कौन देखेगा? तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। Whether source code drawing will be provided, modifications or reverse engineering is permitted, whether future upgrade requirements for an approval, जैसे हमने ब्रह्मोस में अपने लेवल पे अपग्रेडेशन किए हैं, सुखोई में किए हैं, बाकी जगह किए हैं। कहने का मतलब है कि बाकी जगह ऐसा है, पॉसिबल है या नहीं है? ये मुझे लगता है कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी होंगी। मैं सिर्फ इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि जो डिफेंस का एक्सपीरियंस है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर भी, आज जितना हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, ये चीजें पूरे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, मेक इन इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आईपीआर रिस्क डिक्लेरेशन कि कौन होगा? अगर मान लीजिए कि कल को कोई ऑपरेशनल इंपैक्ट आता है, इफ आईपीआर ओनर हॉल्ड सपोर्ट, अगर वो देना बंद कर दे, जैसे राफेल में हमें लग रहा है, तब क्या होगा? आईपीआर इज सब्जेक्ट टू यूएस एंड ईयू एक्सपोर्ट कंट्रोल, क्योंकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, बहुत बार ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज भी होती हैं। उस स्थिति में क्या होगा? Whether IPR licenses have termination clauses linked to the sanction and geopolitical decisions, कि अगर मान लीजिए अमेरिका ने सैंक्शन लगाया तो हम सप्लाई बिल्कुल बंद कर देंगे, जैसा हमने सॉफ्टवेयर एक्सेस में देखा, बाकी जगह देखा। ये चीजें बहुत सीरियस हो जाती हैं। आईपीआर एंड टेक्नोलॉजी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नो हिडन प्रोप्राइटरी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट आउटसाइड दोज डिस्क्लोजर। जो आपने डिक्लेयर किया ये होगा। कल को आप ये नहीं कह सकते कि इसमें एक और कंडीशन थी, मैं लिखना भूल गया या बताना भूल गया। दैट शुड बी कंसिडर्ड एज फ्रॉड, डेलिबरेट फ्रॉड। भूलना कैन बी डेलिबरेट अटेम्प्ट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आईपीआर लाइसेंस प्रोवाइड इंडिया एज ए वैलिड एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टम। अगर ये सिस्टम की गारंटी 20 साल है तो आपको 20 साल सपोर्ट सर्विस देनी होगी। आप ये नहीं कह सकते हम पहले 5 साल देंगे फिर नहीं देंगे, जैसे मोबाइल कंपनियां करती हैं।
वी विल ओनली गिव यू अपग्रेड अप टू 3 years। मोबाइल अगर मैं 10 साल इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या होगा वो हमें नहीं पता, फिर आपको 5 साल बाद 3 साल बाद दोबारा खरीदना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख या 1.5 लाख का फोन खरीदते हैं, सपोर्ट उसको 2 या 3 साल का मिलता है, तो आपकी मोबाइल की कॉस्ट क्या हुई? 50,000 रुपए पर ईयर। यही फ्रॉड होता है टेक्नोलॉजी सप्लाई में। 1.5 लाख का फोन 3 साल बाद अगर आउटडेटेड हो जाता है तो आपकी एनुअल कॉस्ट हो गई फिक्स कॉस्ट। 50,000 आपने एक्चुअली किराया दे दिया उस फोन का, महीने साल का। अब क्या होगा आगे? वो पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा, क्योंकि अपग्रेडेड सिस्टम है, वो अपडेट नहीं होगा, उसके ऐप्स काम नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, कंपेटिबिलिटी नहीं होगी, मजबूरन आपको फिर फोन बदलना होगा, और अगला फोन जो आपका 1.5 लाख का है वो 2 लाख का होगा 3 साल बाद। और आपको अपग्रेडेड वर्जन पे जाना होगा, क्योंकि डाउनग्रेडेड वर्जन पे वो कंपेटिबिलिटी वैसे ही नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको टेक्नोलॉजी के ट्रैप में फंसाया भी जा सकता है, इस बात को समझना होगा। OEM cannot unilaterally disable, lock or restrict systems operation remotely। ये बहुत वाइटल है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, चाइना का कंपोनेंट है, उन्होंने वहां से डिसएंगेज कर दिया, तब आप क्या करेंगे? पता लगा आपके रडार ही काम नहीं कर रहे हैं, सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो नया खरीदा था ये सोच के कि लड़ाई में काम आएगा, और जिस OEM ने सप्लाई किया वो आउटसाइड इंडिया थी, और उसने दबाव में आके सिस्टम ऑफ कर दिए। जैसे कारगिल के समय हमने देखा कि भारत को GPS सपोर्ट अमेरिका ने नहीं दिया था। जब GPS सपोर्ट नहीं दिया तो हमें अपना गगन सिस्टम शुरू करना पड़ा। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज नो साइबर सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर बेस्ड बैकडोर लिंक टू द IPR एंड IPR रिलेटेड vulnerability have been disclosed fully। ये बहुत जरूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। जो हमारी कंपनियां हैं, जो विदेशी मशीनें लाती हैं, सॉफ्टवेयर लाती हैं, टेक्नोलॉजी लाती हैं, ये सब चीजें उनको भी सोचनी चाहिए। बहुत सारी और छोटी बड़ी चीजें हैं, अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो मेरे से चर्चा कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, आई कैन हेल्प यू। लेकिन एज ए लॉयर, एज ए टेक्नोक्रेट, बहुत छोटी बड़ी चीजें हैं जो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी चाहिए, कमिटमेंट लेना चाहिए सप्लायर से, नहीं तो आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसा हम हमेशा करते हैं फैक्ट बेस्ड एनालिसिस, आपके सामने मैंने फैक्ट्स थे उसको एनालाइज किया, सिचुएशन थी, मैंने जो ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर को लिखा वो मैंने आपसे चर्चा करी। आपके कोई विचार हो, आपके कोई सजेशन हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, भारत सरकार को भेजिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा में अगर हम कुछ योगदान दे सकते हैं तो हमें जरूर देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये मैंने चिट्ठी लिखी, ये वीडियो बनाया, ताकि आप तक संदेश पहुंचे। आप अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।